नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम और शीतलहर की मार देखने को मिल रही है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई है, जिस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको अब राजधानी दिल्ली की 6 तस्वीरें दिखा रही हैं। पहली तस्वीर निरंकारी कॉलोनी की है, दूसरी तस्वीर धौला कुआं की है, तीसरी तस्वीर बारापुला, चौथी लोधी रोड और पांचवी तस्वीर मुर्रिक्का और छठी तस्वीर की बात की जाए तो कर्तव्य पथ की है, जहां घने कोहरे के बीच सैन्य जवान 26 जनवरी की परेड को लेकर कदम ताल करते हुए नजर आ रही हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इन 6 तस्वीरों में कोहरा आपको जरूर नजर आ रहा होगा। और ऐसे में देखिए, मुर्रिक्का में लोग जो है वो अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कर्तव्य पथ पे भी लगातार जो सैन्य है, जो सैनिक है, वो परेड की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 26 जनवरी को होने जा रही है। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इन 6 तस्वीरों में नजर आ रहा है किस तरीके से राजधानी दिल्ली में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर में यही तस्वीरें अमूमन निकल के सामने आ रही है। 3 दिनों से लगातार उत्तर भारत पूरा कोहरे की चपेट में है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रैन बसेरे का इंतजाम है, लेकिन उसके अंदर पूरी तरीके से कोई भी यूज की हुई चीजें नहीं नजर आ रही है, और अलाव का सहारा भी लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। धौला कुआं की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही। निरंकारी कॉलोनी में इतना ज्यादा कोहरा है कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा। बारापुला में भी यही तस्वीरें हैं, और आखिरी तस्वीर कर्तव्य पथ की है, जहां पे जो सैनिक है वो परेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो बता दें, कोहरे का कारण दिल्ली आने वाली 30 से अधिक ट्रेनें लेट हो चुकी है। तो वहीं कई फ्लाइट भी उड़ानें देरी से भर रही है। हम आपको अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां कोहरे के कारण देर होने से यात्री इंतजार कर रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। काफी ज्यादा असर जो है वो यातायात पे पड़ा है। ना सिर्फ ट्रेनें, कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कि रद्द हुई है, बल्कि देरी से भी चल रही है। उड़ान भी वक्त रहते यहां पे नहीं भरी जा रही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई सोमवार को मकर संक्रांति के अवसर पर अयोध्या में रामलला के द्वार पहुंची। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरयू में स्नान किया और भगवान को आस्था का प्रतीक बताया। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने पार्टी नेताओं अविनाश पांडे, दीपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रताप सिंह के साथ अयोध्या में सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के लिए उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई, जब राम मंदिर के बाहर पार्टी का झंडा छीनने की कोशिश की गई। बता दें कि कुछ लोगों को अयोध्या राम मंदिर के बाहर कांग्रेस का झंडा छीनते तोड़ते दिखाई दिया गया, और इसी के साथ इस मामले पर अयोध्या कांग्रेस महिला प्रभारी रेणु राय ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारी पार्टी का झंडा छीन लिया और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। ये एक शर्मनाक और निंदनीय कृत्य है। राम मंदिर सभी का है। कुछ अराजक तत्वों ने मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेरी पार्टी का झंडा छीना, उसके साथ गाली गलौज बदतमीजी किया, उस पे हाथ उठाने की कोशिश किया। ये मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मंदिर सबका है, और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय घटना है। और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के कयासों के बीच बीएसपी चीफ मायावती ने लोकसभा इलेक्शन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। सभी को चौंका दिए। इस ऐलान के तहत मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन पर कहा है कि उनकी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले ही पूरी तैयारियों और दमखम के साथ लड़ेगी, जिसके बाद इंडिया गठबंधन में तैयारी कर रही कांग्रेस और सपा की उम्मीदों पर पानी फिर गया। और इस मामले में
ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। और अब तो चुनावों में ईवीएम में अधिकांश धांधली व गड़बड़ी किए जाने की मिल रही खबरों से भी बीएसपी के लोग भी काफ़ी ज़्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था बाहरी देशों की तरह कभी भी यहाँ ख़त्म हो सकती है। ऐसे में अपनी पूरी ऊर्जा से पार्टी को मजबूत बनाने में लगे रहना है। साथ ही गठबंधन को लेकर पार्टी का ये भी मानना है कि इस मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज़्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है और फिर बीएसपी से गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, जबकि हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत ज़रूरी है, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब बीएसपी के लिए पार्टी व मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है। लेकिन चुनाव मिलकर नहीं लड़ेगी, चुनाव के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे में अब पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन देने वाली नहीं है। वही मायावती 2024 के चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, उसका कारण इन आंकड़ों से पता चलता है। तो बता दें कि बीएसपी 67 और एसपी 109 ये 1993 का आंकड़ा है। अगर थोड़ा और आगे चले तो 1996 की बात की जाए तो कांग्रेस से गठबंधन उन्होंने किया था और बीएसपी 66 और उस समय कांग्रेस को 33 सीटें मिली थी। 2002 में अकेले लड़ी थी मायावती और अकेले लड़ने के कारण बीएसपी को 100 सीटें मिली थी। बात 2007 की जाए तो अकेले यहाँ पे भी उन्होंने चुनाव लड़ा था अपने दमखम पर। बीएसपी को उस समय 206 सीटें मिली थी। 2014 पे आ जाते हैं, यहाँ पे बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था, 0 उनको सीटें मिली थी। और 2019 की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ था, बीएसपी को फिर 10 सीटें मिली थी। तो ये बताते हैं कि अकेले लड़ने पे बीएसपी ने क्या हासिल किया। 2022 के चुनाव में भी बीएसपी ने अकेले दमखम दिखाया अपना और 1 सीटें उनके खाते में आई थी।
और अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इससे पहले 16 जनवरी को मंगलवार से ही प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। 18 जनवरी को रामलला की प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर पहुंच जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को मंदिर समारोह के पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बताया कि प्रतिमा के बारे में कहा उन्होंने कि मूर्ति का वजन 150 से 200 किलो है। रामलला की खड़ी प्रतिमा स्थापित होगी। ये 5 साल के बालक की तरह दिखाई देगी। मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज की श्यामल मूर्ति का चयन किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। ये प्लानिंग की जा रही है। सभी महानुभाव, विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मोहन राव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। सामान्य परंपरा है हमारे आपके सबके घर की, कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष को विवाह के बाद भेंट देते हैं। अब ये तो बालक है 5 साल का, लेकिन परंपरा तो परंपरा ही ठहरी। तो नेपाल का, दक्षिणी नेपाल का जनकपुर, वीरपुर, वीरगंज, ये मिथिला से जुड़ा हुआ क्षेत्र 1000 टोकरों में भार मतलब भेंट लेकर आया। राम जी की ननिहाल मानी जाती है छत्तीसगढ़, वहां से लोग भार लेकर आए और ये क्रम निरंतर चल रहा है। ये समाज के उमंग और उत्साह आप सबके ध्यान में आ रहा होगा। एक साधु बैलगाड़ियों पर घी लेकर आए अपनी गौशाला का जोधपुर से। ये निरंतर कुछ ना कुछ हो रहा है। 20 जनवरी, 21 जनवरी को विचार चल रहा है, दर्शन बंद रहेंगे। भगवान का दर्शन, पूजन, आरती, भोग, शयन और जागरण पुजारी कराएंगे और अंदर जितने लोग रहते हैं वो उसमें उपस्थित रहेंगे। 22 तारीख के बाद 23 तारीख की सवेरे से सबके दर्शन हैं। सबके मतलब 135 करोड़ समाज के जो अयोध्या आ जाएंगे। हमारी कोशिश है जो जिस दिन आ जाए उसी दिन दर्शन करके रात को वापस जाने का प्लान करें। रात की सर्दी के कठिनाइयों से वो रक्षा कर ले अपनी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम जनमन के तहत जनपद पौड़ी के कोटद्वार विधानसभा जशोधरपुर गांव में बॉक्सा जनजाति के साथ वीडियो संवाद का आयोजन किया। जिला प्रशासन कोटद्वार, तहसील प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी पीएम जनमन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों द्वारा मंच से कहा गया कि आजादी के बाद से अब तक बॉक्सा जनजाति को मुख्य धारा से वंचित रखा गया। नहीं, उससे तो हमें कोई निराशा नहीं है, लेकिन हमें खुशी की बात है कि हम बॉक्सा जनजाति की सर्वे हो रही है तो अच्छी बात है। तो सर्वे हो रही है, समझ लो कि ऊपर तक नाम जाएगा तो मिलेगा भी जो चीज़ हम लोग तक मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव आईएस प्रताप सिंह बघेल ने आदेश जारी किया है। यूपी में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेजा गया है। भीषण सर्दी और शीतलहर को देखते हुए 17 जनवरी 2024 तक अवकाश रखने के निर्देश दिए गए हैं।
अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर का लोकार्पण और नव विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश भर में 14 जनवरी से 22 जनवरी के बीच राम महोत्सव मनाया जा रहा है। जगह जगह मंदिरों में भजन कीर्तन और यज्ञ अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में भी 21 कुंडीय सहस्त्र चंडी यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन हो रहा है। यहाँ भर नहीं, यहाँ तो आदरणीय शास्त्री जी कर ही रहे हैं कार्यक्रम। पूरे देश में यथायोग्य अपने क्षमता अनुसार सारे लोग सफाई अभियान से लेकर के और यज्ञ करना, हवन करना, पूजन करना, रामायण कराना। अभी हमारे झांसी में हमने खुद जो है अखंड रामायण का पाठ कराया था, 11 से बैठाया और 12 तारीख को समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर के पूरे देश में राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसलिए पूरा देश का वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण, राम में वातावरण बन जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। मोतिहारी में बेखौफ हथियारबंद अपराधियों ने बलुआ चौक के पास श्रीराम फाइनेंस कंपनी में लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि लूट की घटना के बाद भाग रहे अपराधियों को व्यवसायियों और ग्रामीणों ने पकड़ लिया। साथ ही पकड़े गए अपराधी के पास से 2 पिस्टल भी बरामद हुई है। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अपराधियों को हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सारे लोग एक एक करके अपने कब्जे में ले लिए, पिस्टल दिखाया। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिलेंडर बोल के सारे लोग हथियार के बल पे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि मेरे अकाउंटेंट छुट्टी पे है। मैं अभी डिस्टर्ब होने के कारण स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लॉकर तोड़ा गया, क्या हुआ है, लॉकर छरप के अंदर गया था, सब क्या किया है, मुझे कुछ समय चाहिए, इसके लिए मैं देख रहा हूँ। श्रीराम फाइनेंस बलुआ चौक के पास 5 से 6 की संख्या में अपराधी प्रवेश किए थे। इसमें जो कर्मियों के द्वारा साहसीपूर्वक कार्य किया गया और एक अपराधी को उसको जो है पहले पकड़ा गया है। तुरंत ये जो गश्ती गाड़ी थी पुलिस की, वहाँ पे उनको सूचित किया गया और उनके सहयोग से उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। अन्य जो अपराधी हैं उनका पहचान कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया ये लोग पता चला है कि अभी ये छपरा जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये सभी इनके पास दो हथियार भी बरामद हुए और हालांकि कोई लूट की घटना हो नहीं पाई। यहाँ के लोगों के कर्मियों के द्वारा और यहाँ के जो व्यवसायी हैं और पुलिस के द्वारा कल रात में राज ज्वेलर्स और आज दिन दहाड़े एकदम बलुआ चौक पर 10 से हथियार बंद अपराधी यहाँ आ गए। ये चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। लेकिन श्रीराम फाइनेंस के अधिकारी और यहाँ के व्यवसायियों ने जिस तरह हथियार बंद लुटेरों का पीछा किया, उनको पकड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। और हम व्यवसायियों से भी आग्रह करेंगे कि अपराधी कोई हो, उसको पकड़ने में, उसके पीछा करने में कोई हम कोताही नहीं बरतने वाले हैं। और पुलिस प्रशासन से, विशेषकर एसपी साहब से हम मांग करते हैं कि सर इन घटनाओं पर अविलंब रोक लगाई जाए। अपराधी कोई हो, कहीं हो, तुरंत पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। खबर संगरूर से है, जहां पुलिस ने बंदूक की दुकान से हुई चोरी के आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने कहा है कि हम लगातार इन अपराधियों को ढूंढ रहे हैं, तलाश हो रही है उनकी, जिसके बाद आज हमारी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। खबर गाजियाबाद से है, जहां स्वच्छता अभियान 14 से 21 जनवरी तक चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सोमवार को नगर जोन क्षेत्र के थाना विजयनगर परिसर में विधायक अतुल गर्ग, पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा स्वच्छता अभियान में भाग लिया गया और श्रमदान कर साफ सफाई का अभियान चलाया गया है। खबर जालंधर से है, जहां मकर संक्रांति को ध्यान में रखते हुए
कमिश्नरेट पुलिस ने चाइनीज मांझे की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने पिछले एक सप्ताह में चाइनीज मांझे के 110 बैग बरामद की है। आपको बता दें कि चाइनीज मांझे से हर साल कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आती रहती है। इस संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त ने बताया कि सुरक्षा कारणों से पंजाब सरकार द्वारा चाइनीज मांझे और पतंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और पुलिस इनकी बिक्री पर लगाम लगाने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। साथ ही बताया कि आने वाले दिनों में इस अभियान को और तेज किया जाएगा और जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਇਹਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੀ ਬੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਭੈੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਗੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਰੋਹਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ 144 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਰੀ ਆਰਡਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।